हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आजकल जो सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स के साथ, वो ये प्रॉब्लम है कि वो सब लोग अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारी जॉब्स पे, लेकिन एचआर का इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा। ठीक है, या सीवी उनका शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि ये किस वजह से हो रहा है। वो बहुत सारे जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले भी अप्लाई कर देते हैं, अपना सीवी भेज देते हैं और कवर लेटर भेजते हैं, सब कुछ करते हैं जो भी वो कर सकते हैं। ठीक है, लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी पे कर रहे हैं, जहां भी उनको कोई कोई भी लिंक मिलता है वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एचआर का ना कॉल नहीं आ रहा उनके पास। तो ये रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि देखो, मैं इंटरव्यू पैनल का पार्ट रहा हूँ 8-9 साल से। तो मेरे को कुछ चीजें पता है जो कि सीवी आपका किस बेस पे सिलेक्ट होता है, किस बेस पे नहीं होता है, या फिर थोड़ी सी मेरे को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बेटर है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट्स। ठीक है, उसी के बेसिस पे मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। इसमें क्या होता है, कुछ चीजें आपके हाथ में हैं जिनको आप इंप्रूव कर सकते हो, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है। ठीक है, तो जो चीजें मैं वैसे दोनों चीज बताऊंगा, जो हाथ में है या हाथ में नहीं है। ठीक है, लेकिन जो चीजें आपके हाथ में है वो आप अगर डेफिनेटली इंप्रूव कर लोगे तो आपके इंटरव्यू आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंटरव्यू कॉल्स आप समझ जाओगे कि क्यों आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही है। ठीक है, तो जब तक आप उसका रूट कॉज नहीं समझोगे तब तक आप उसको सोल्यूशन भी नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। तो मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा, कुछ कुछ मैं चीजें बताऊंगा, उनमें से ही कोई रीजन होता है कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है और एचआर की आपके पास कॉल नहीं आती है। ठीक है, आप कितना ही अप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, वो कुछ कुछ रीजंस होते हैं। अगर वो आप अपने सीवी में या अपनी प्रोफाइल में ठीक कर लोगे तो आपको इंटरव्यू कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन सारे टॉपिक्स बताऊंगा। पहले मैं वो चीजें बताऊंगा जो आपके हाथ में है, ठीक है, जिनको आप इंप्रूव कर सकते हो। लास्ट में बताऊंगा कि जो कंपनी की साइड से होती है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो कंट्रोल में नहीं है उनको मैं बाद के लिए लास्ट में रखूंगा। तो आपको पहली जो बताऊंगा स्टार्टिंग में, जो आप लोग चेंज कर सकते हो और अपने चांसेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। गाइज, इस लिस्ट में जो पहला जो है ना, सबसे बड़ा जो केस है वो है जॉब एक्सपायर हो जाना, जो पोस्टिंग एक्सपायर होना। तो कई बार आपको क्या होता है कि आपको जो पोस्टिंग दिखती है 1 वीक पुरानी है, 10 दिन पुरानी जो पोस्टिंग है, तो क्या होता है कि वो जो पोस्टिंग हो सकता है कि वो ना एक्सपायर हो चुकी होती है कई बार। अब क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं या कोई भी उसमें प्रोफेशनल्स उसमें अप्लाई करते हैं, मान लो एचआर ने कोई जॉब पोस्ट करी, उसके बाद लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट किया, लेकिन एचआर ऐसा तो नहीं है ना उसकी कि वो एचआर सीवी को रिसीव करती रहेगी। एक टाइम के पे उसको कट ऑफ करना होता है कि इसके बाद में सीवी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ठीक है, तो जहां पे वो कट ऑफ करती है ना, मान लो एचआर का टारगेट होता है कि मेरे को जो पहले जो 200 सीवी आ जाएंगे या 200-400 सीवी, जो भी उसका टारगेट होता है, उस सीवी आने के बाद ना मैं उसके बाद सीवी रिसीव नहीं करूंगी। ठीक है, तो जस्ट अज्यूम की कोई एक आपने कोई जॉब है आपके पास मिली, आपको दिखी, आपने उसमें 3-4 दिन पुरानी जॉब पोस्टिंग है, आपने उसमें अपना सीवी भेज दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वहां पे आपको पता चला कि मतलब आपको नहीं पता कि वो जॉब है ना, उसमें ऑलरेडी 300-400 लोग अप्लाई कर चुके हैं और एचआर ने उसके बाद सीवी को रिसीव करना बंद कर दिया है। तो एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता कि जाके उस जॉब पोस्टिंग को या तो डिलीट करे या फिर जॉब पोस्टिंग को अपडेट करे कि भाई अभी हम रिसीव नहीं कर रहे हैं इसमें सीवीज। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो बाद तक भी सीवी भेजते जाते हैं, वो कोई नहीं देखता कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। कई बार एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है कि आपको सीवी इतनी डेट से पहले भेजना है, या फिर वो कई बार वो जो पोस्टिंग ऐसे पड़ी रहती है और स्टूडेंट्स को लगता है कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ 3 दिन पुरानी पोस्टिंग है और हमें उस पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। वो रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपसे पहले 400 लोग हैं, वो उनका सीवी एचआर रिसीव कर चुकी है और वो नए सीवी रिसीव नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। तो आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करो, क्योंकि एचआर एक टाइम के बाद सीवी रिसीव करना बंद कर देती है। गाइज, नेक्स्ट जो चीज आती है ना, नेक्स्ट चीज है आपकी लोकेशन। कई बार एचआर एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हायरिंग कर रही होती है। ठीक है, मान लो बेंगलोर के लिए हायरिंग हो रही है, तो आप उसमें लोकेशन में अगर गुड़गांव, अपनी करंट लोकेशन गुड़गांव डालोगे ना, और आपका सीवी कितना भी मैच हो रहा हो, तो आपका सीवी बहुत कम चांसेस है कि शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि एचआर को पता है कि कल को अगर ये सिलेक्ट भी हो जाता है तो ही विल ट्राई टू गेट सम जॉब नियर गुड़गांव। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली अपनी लोकेशन छोड़ के बेंगलोर नहीं आने वाला है। तो आपको लगता है कि मैं यहां से बैठ के बेंगलोर में अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और आपको आपको ये भी है कि मैं अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो बेंगलोर मूव कर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि एचआर को बेंगलोर में ही इतनी सारी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी जो बेंगलोर में रह रहे हैं जो लोग। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसा उल्टा भी होता है। कोई मान लो चेन्नई में बैठ के अगर कोई नोएडा में अप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली उसकी सीवी को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पता है कि चेन्नई से और यहाँ तक कोई आएगा नहीं अपना सब कुछ छोड़ के, वो ऑफर ले लेगा या फिर उस पर काउंटर ऑफर लेके कहीं और जाएगा, वो नियर बाय साउथ में ही रहने की ट्राई करेगा और यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं देखता हूँ बहुत बार लोकेशन बहुत मैटर करती है। जब भी आप अगर अगर आपको चाहिए कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो, तो अपने सीवी में वही लोकेशन डालो जो जहां के लिए वो हायरिंग हो रही है, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगी वो हायरिंग होने के। ठीक है,
अगर जब एचआर की कॉल आए तो आप एचआर आपसे पूछ सकती है कि आप कहाँ पे रहते हो। तो आप बोल सकते हो कि मान लो एचआर का बेंगलोर से आया कि बेंगलोर में मेरे रिलेटिव रहते हैं, तो मैं उनके पास ही आता जाता रहता हूँ, या समथिंग कि बेंगलोर में पहले मैं रहता था यहाँ पे, इस तरह। तो उनको लगना चाहिए कि ही इज इंटरेस्टेड टू स्विच द लोकेशन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। लोकेशन के बेस पे मोस्टली कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, बाहर की हायरिंग को अवॉइड किया जाता है। जो रिमोट वाला टाइम था ना, रिमोट वाला टाइम जा चुका है। अब सब कंपनी को पता है कि अगर हम कोई वर्क फ्रॉम ऑफिस अगर 2 दिन भी बुला रहे हैं तो उस बंदे को लोकेशन चेंज करके आना पड़ेगा। और सब जो भी ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो अपने नियर बाय रहने की कोशिश करते हैं सब लोग। तो कोई साउथ का नॉर्थ में नहीं आएगा, नॉर्थ का साउथ में नहीं जाएगा, गुड़गांव का कोई नोएडा नहीं आएगा, नोएडा को जल्दी जल्दी सी पुणे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। गाइज नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कीवर्ड्स इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है, और जैसे कि अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब है, ठीक है, तो उसमें पूरा लिखा हुआ है कि भाई रिएक्ट चाहिए, टेलविंड चाहिए, एचटीएमएल सीएसएस चाहिए, जावास्क्रिप्ट वगैरह चाहिए, ये सब उसने मेंशन कर रखा है। लेकिन उसने कहीं चुपके से नीचे लिखा हुआ है कि टाइपस्क्रिप्ट विल बी प्रीफर्ड, या फिर टाइपस्क्रिप्ट विल बी ए प्लस पॉइंट, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट आपको नहीं आती मान लो, लेकिन आपको लगता है कि यार बाकी चीजें तो मेरे को आती है, इतनी सारी चीजें, मान लो 90% चीजें आपको उसमें आती है। लेकिन जो टाइपस्क्रिप्ट प्लस पॉइंट बोल रखा है ना उन्होंने, वो टाइपस्क्रिप्ट हो सकता है बहुत सारे और स्टूडेंट्स ने मेंशन कर रखी होगी अपने सीवी में। तो जिन्होंने वो टाइपस्क्रिप्ट मेंशन कर रखी है ना, उनका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो प्लस पॉइंट वाली चीज भी मेंशन कर रखी है और आपने वो चीज मेंशन नहीं कर रखी है सीवी में, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्क आ जाता है। कीवर्ड्स भी बहुत ज्यादा मैच करते हैं। कई बार अगर कोई बैकएंड डेवलपर है, मान लो नोड जेएस डेवलपर है, और उसने अपने सीवी में सब कुछ लिख रखा है, नोड एक्सप्रेस जो भी कुछ है उसने लिखा हुआ है, लेकिन जो वो क्लाउड पे एक क्लाउड पे जो उसका एक्सपीरियंस है, मान लो उसको एडब्ल्यूएस पे एक्सपीरियंस है, और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना उसमें लिख रखा है कि क्लाउड हमें चाहिए गूगल क्लाउड। अब वो बंदा सोचेगा कि यार मैंने नोड से सारी चीजें कर रखी है, माइक्रो सर्विस कर रखी है, नोड का सब कुछ कर रखा है, और मैंने एक्सप्रेस भी कर रखा है, और सब फ्रेमवर्क्स भी कर रखे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जेएस कर रखा है, और भी फ्रेमवर्क्स वगैरह कर रखे हैं, सब कुछ कर रखा है। लेकिन जो क्लाउड है ना, क्लाउड सर्विस उसने दूसरी यूज कर रखी है, लेकिन उस जॉब डिस्क्रिप्शन में दूसरी चाहिए होती है, तो उसका सीवी रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो गूगल क्लाउड वाले बंदे हैं वो उनका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम पूरा स्किल सेट मैच करने की कोशिश करती है। और आज के टाइम में इतनी ज्यादा जॉब एप्लीकेशन पहुंचती है कि वो सारे स्किल सेट मैच हो ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर अपना सीवी शॉर्टलिस्ट करवाना है तो आप ट्राई करो कि जो प्रीफर्ड चीज है, जो प्लस पॉइंट जो ऐसे लिखा होता है ना, वो चीज जरूर मैच करवानी है आपको। उसके बेस पे मोस्टली रिजेक्ट और सिलेक्ट हो जाता है। जिसने वो मेंशन किया होगा उसको सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये रोल प्ले बहुत ज्यादा बड़ा करती है सीवी को शॉर्टलिस्ट करने में। गाइस जो नेक्स्ट चीज है ना जिसकी वजह से आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता, वो कई बार होते हैं नोटिस पीरियड। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, तो अगर आपका नोटिस पीरियड है 2 महीने है, 3 महीने है, तो उसके केस में कंपनीज को चाहिए इमीडिएट ज्वाइनर आज के टाइम में, क्योंकि उनकी वैकेंसी होती है 1 या 2। कोई बल्क हायरिंग नहीं कर रहे होते कि उनको 50 लोग चाहिए, उनको 1 या 2 हायरिंग निकलती है, और वो 1-2 हायरिंग उनको पता है कि हम इमीडिएट ज्वाइनर से करवा लेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से वो इतना वेट नहीं करना चाहते। और अगर कोई 2 महीने लिखता है, 3 महीने लिखता है नोटिस पीरियड में, तो उनकी जगह पे इमीडिएट ज्वाइनर का सीवी सिलेक्ट हो जाता है, या अगर कोई जो नोटिस पीरियड ऑलरेडी सर्व कर रहा होता है उसका सिलेक्ट हो जाता है। क्योंकि कंपनी को पता है कि 2 महीने वेट करेंगे, मान लो फिर इसने कहीं से काउंटर ऑफर ले लिया या कहीं से बाद में ज्वाइन नहीं किया, तो हमारा सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा वो थोड़ा कम नॉलेज वाले को भी प्रीफर कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई इमीडिएट ज्वाइनर है, नोटिस पीरियड ऑलरेडी सर्व कर रहा है, उसको वो ज्यादा प्रीफरेंस दे देते हैं एज कम्पेयर टू यू। गाइज नेक्स्ट है, ये भी एक्सपीरियंस वालों के लिए है, ये होता है कि सैलरी रेंज। आपकी सैलरी ऑलरेडी ज्यादा है, और वो जो सैलरी है जो ऑफर कर रहे हैं वो उतनी सैलरी नहीं है। मान लो आपकी सैलरी अभी 12 लाख पैकेज है आपका, और वो उनका जो पैकेज है वो है 13 या 14 लाख का सैलरी का जो रेंज है। अब उनको पता है कि 12 लाख वाला 13-14 लाख में ज्वाइन नहीं करने वाला है, वो डेफिनेटली 16-17 लाख का पैकेज की ट्राई करेगा। तो वो उसको अब कॉल ही नहीं करते हैं, वो आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि आपका करंट पैकेज कितना है। करंट पैकेज आपका 12 लाख है, और उनका जो उनकी मैक्सिमम जो रेंज है वो 14 लाख की है। तो कहेंगे वो सोचेंगे इस पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम जो 7-8 लाख वाला है उसको हम कॉल के लिए बुला लेंगे। तो आपको कॉल के लिए इसलिए नहीं बुलाया जाता। तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो नोटिस पीरियड और आपकी सैलरी रेंज प्लेज ए क्रूशियल रोल इन योर सीवी सिलेक्शन। भाई जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, वो है आपकी प्रोफाइल का इंप्रेसिव नहीं होना, या आपके सीवी का भी इंप्रेसिव नहीं होना। हालांकि स्टूडेंट्स ये चीज फर्स्ट नंबर पे सोचते हैं, लेकिन ये उतनी मतलब रोल प्ले करती है, लेकिन ये थोड़ा सा बाद में होती है। आपकी प्रोफाइल इंप्रेसिव नहीं है, आपके सारे सब कुछ टिक मार्क सही है, आपने स्किल सेट भी लिखा हुआ है, आपने अपने लोकेशन भी ठीक है, आप इमीडिएट ज्वाइनर हो, सब कुछ है आपका। लेकिन अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल सही नहीं है, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं कर रखे, कुछ अच्छे सर्टिफिकेट्स ऐड नहीं कर रखे, आपका सीवी इंप्रेसिव नहीं है, तो भी कंपनी आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। और क्योंकि उनके पास और इंप्रेसिव लोगों की
अवेलेबिलिटी ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैंने बहुत, जब मैं कभी सीवी मंगाता हूँ, स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कभी रेफरल के लिए सीवी मंगाता हूँ स्टूडेंट से, तो मैं देखता हूँ कि सीवी में कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। कुछ लोगों ने अपनी प्रोफाइल बहुत ही इंप्रेसिव और अच्छी बना रखी होती है, और कुछ लोगों ने बहुत ही ज्यादा बेकार बना रखी होती है। तो डेफिनेटली जब एचआर आपकी प्रोफाइल चेक करती है और लिंक्डइन पे जाके, या फिर आपका सीवी भी आपकी प्रोफाइल ही होता है, वो या तो इंप्रेसिव नहीं है तो भी आपके पास कॉल नहीं आएगी, फिर वो दूसरे बंदे के पास कॉल जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बनता है। गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है, नेक्स्ट फैक्टर होता है फेक हायरिंग का। कई बार कंपनी सिर्फ फेक हायरिंग कर रही होती है। मैं बहुत कंपनीज को जानता हूं ऐसे, जो कि एक ही ओपनिंग को निकाले जा रही है, 1 साल से हो चुका है उनको, 1 साल से ज्यादा सेम ओपनिंग वो करे जा रहे हैं। इतने मतलब सेम ओपनिंग उनकी हमेशा ऑन गोइंग रहती है। मतलब इतने साल से वो एक दो हायरिंग को क्लोज भी नहीं कर पाए हैं तब तक। वो डेली पोस्ट डालते रहते हैं। तो वो होता है सिर्फ इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए, या फिर जो उनके फ्यूचर क्लाइंट है उनको दिखाने के लिए कि कंपनी ग्रोथ ट्रैक पे है, क्योंकि वो हायरिंग कर रही है। तो हायरिंग करना इट इक्वल्स टू ग्रोथ ग्रोथ ट्रैक, ठीक है। तो अगर कोई हायरिंग कर रही है कंपनी, तो इट मीन्स कि वो ग्रो कर रही है, तो ऐसा माना जाता है। तो इसलिए फेक हायरिंग वो पोस्ट करते रहते हैं बीच बीच में, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, या फिर अपनी अवेलेबिलिटी हो, या फिर अपने आप को थोड़ा सा लाइमलाइट में लाने के लिए वो फेक हायरिंग पोस्ट करते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, आप अप्लाई करते हो और आपको कॉल नहीं आती, क्योंकि वो हायरिंग ही फेक होती है। तो गाइस, ये बात थी सीवी शॉर्टलिस्ट के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने सीवी शॉर्टलिस्ट भी हो गया और आपने इंटरव्यू भी दे दिया, और इंटरव्यू में आपका मतलब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपकी तरफ से, लेकिन इंटरव्यू कॉल तभी भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो, उसका मेन रीजन ये होता है कि उसमें आपकी गलती नहीं है। अगर एक जॉब पोस्टिंग है, उसके लिए अगर कोई 800 लोग अप्लाई करेंगे और एक जॉब ओपनिंग है, तो उसमें 799 जो लोग हैं ना, वो रिजेक्ट होंगे, ठीक है। तो इट डजेंट मीन कि 799 जो लोग हैं वो बेकार थे, या उनका स्किल सेट बेकार था, या उनको कुछ नहीं आता था। इट ओनली मीन्स कि 700 जो एक बंदा था ना, वो सारे जो पैरामीटर्स है वो उनपे वैलिड, मतलब एक सुटेबल लगा कंपनी को, तो उन्होंने उसको रख लिया। इट मीन्स कि उसकी सैलरी भी वो कम मांग रहा था, उसकी लोकेशन भी ठीक थी, वो इमीडिएट ज्वाइनर भी था, उसके स्किल सेट भी पूरे मैच होते, उसने इंटरव्यू भी अच्छा दिया, उसकी प्रोफाइल भी इंप्रेसिव थी। तो कंपनी जब 1 या 2 हायरिंग करती है, तो वो सारी चीज देखते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो अगर कोई एक प्रोफाइल आपके, अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है और तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती अभी सिचुएशन की है। कंपनी की भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी बेस्ट चूज करेंगे। तो लेकिन अगर हायरिंग ही एक कर रहे होंगे, वो वैकेंसी ही एक होंगी, तो उसमें से वो आप कितना ही अच्छा कर लो, उसमें से अगर 800 ओपनिंग है, 799 रिजेक्ट ही होंगे, ठीक है। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये सबके साथ ही फील हो रहा है, सब स्टूडेंट्स मेरे को आके बताते हैं, ऐसा ही मार्केट में चल रहा है फिलहाल। तो अब बात आती है कि हमें इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। तो देखो यार, सिचुएशन में ये करना चाहिए, जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है, जिसकी वजह से सीवी सिलेक्ट और रिजेक्ट होता है, आपको वो अप्लाई करनी चाहिए अपने प्रोफाइल में और अपने सीवी के अंदर, पहली बात तो। और सेकंड चीज है कि आपको हमेशा रेडी रहना है जॉब इंटरव्यू देने के लिए। अपने मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते रहना है, अपने आप को अपस्किल करते रहना है, अपने सीवी और प्रोफाइल को अप टू डेट और इंप्रेसिव बना के रखना है, ठीक है। क्योंकि किसी भी दिन सडनली इंटरव्यू आ जाएगा और फिर आप एकदम से तैयारी नहीं कर पाओगे। मैंने एक वीडियो बनाया था ब्लैक स्वॉन इवेंट पे। ब्लैक स्वॉन इवेंट ये होता है कि सडनली जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तब आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने आ जाता है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। सिमिलरली अगर अगर इंटरव्यू केस में भी आप एक्सपेक्ट जब नहीं कर रहे होते, उस टाइम अगर आपके सामने इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, तो आप रेडी रहना चाहिए। और यही होता है ब्लैक स्वॉन, कभी भी आपके सामने इंटरव्यू कॉल आ सकती है, तो यू शुड बी रेडी ऑल द टाइम, ठीक है, विद गुड प्रोफाइल, गुड स्किल सेट एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यही था इस वीडियो से टेक, कि आपको जो गलती है सीवी सिलेक्शन के लिए वो नहीं करनी है, और अपनी प्रोफाइल को हमेशा रेडी रखना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।